कक्षा 11 की जीव विज्ञान में जैविक अणु ये चैप्टर चल रहा है और इसमें सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट हमने प्रारंभ किया था। और कार्बोहाइड्रेट प्रारंभ करने के पश्चात मैंने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण और उसमें मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ये हमने आपको पढ़ा दी है। पिछले वीडियो में हमने आपको ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ाया था, ओलिगोसेकेराइड्स के प्रकार बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका निर्माण मोनोसेकेराइड्स की 10 से अधिक इकाइयों के परस्पर मिलने से होता है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण मोनोसेकेराइड्स अणुओं के बहुलीकरण द्वारा होता है उन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। हमने आपको ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में बताया था कि ओलिगोसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 यूनिट आपस में जुड़ती हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां भाग लेती हैं तो वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं जरा पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका निर्माण मोनोसेकेराइड की बहुत सी इकाइयों के परस्पर जुड़ने से होता है, उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अगर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है और उस कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मोनोसेकेराइड की कई सारी यूनिटें आपस में अगर जुड़ती हैं तो जिस बंध के द्वारा जुड़ती हैं उस बंध को क्या बताया था मैंने, उस बंध को कहते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बंध। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी इस साल के नीट में भी ये प्रश्न था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बंध पाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके निर्माण में मोनोसेकेराइड की बहुत सी इकाइयाँ का मतलब 10 से कितनी भी हो सकती हैं, 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 10 तक है, 2 से 10 तक है तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड नहीं कहलाएगा। तो अगर 10 से अधिक यूनिट आपस में जुड़ रही हैं तो पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, और वहाँ किस बंध द्वारा जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ये जो आपका पॉलीसेकेराइड है, पृथ्वी पर पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में
पाए जाते हैं। अगर प्रश्न हो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो आपका आंसर होगा कौन सा? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। क्लियर? पॉलीसेकेराइड को एक नाम और देते हैं कि इन्हें ग्लाइकन्स, अंग्रेजी में भी ग्लाइकन GLYCANS ग्लाइकन्स भी कहते हैं। यानी पॉलीसेकेराइड्स का एक नाम और हो गया कि पॉलीसेकेराइड को ग्लाइकन भी कहते हैं। क्लियर? ये ना तो स्वाद में मीठे होते हैं, और ना ही जल में घुलनशील होते हैं। मतलब ये स्वाद में मीठे नहीं होंगे और ये जल में घुलते नहीं है, इनकी विलेयता जल में नहीं होती है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे अब पॉलीसेकेराइड्स का संयोजन के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स का वर्गीकरण। संयोजन के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स का वर्गीकरण। तो संयोजन के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स दो प्रकार के होते हैं। संयोजन के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोनों प्रकार देख लेते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 आपका होमो पॉलीसेकेराइड्स, या इसको होमोग्लाइकन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि पॉलीसेकेराइड्स को ग्लाइकन्स भी कहते हैं। तो पहला आपका जो हो गया होमोपॉलीसेकेराइड्स या होमोग्लाइकन्स, और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स या इसी को बोल सकते हैं क्या? हेटेरोपॉलीग्लाइकन्स। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं, अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देख लें आप, संयोजन के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स आपके दो प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका होमोपॉलीसेकेराइड्स और दूसरा हो गया हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। चूंकि पॉलीसेकेराइड्स को ग्लाइकन्स भी कहते हैं, इसलिए होमोपॉलीसेकेराइड्स को होमोग्लाइकन्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स को हेटेरोग्लाइकन्स भी
कहते हैं। ठीक है, अब दोनों को जरा अलग अलग देख लेते हैं सही से। पहला आपका होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स वे पॉलीसेकेराइड्स जिनका निर्माण वे पॉलीसेकेराइड्स, देखो नाम से यहाँ क्लियर है, होमोपॉलीसेकेराइड्स यानी पॉलीसेकेराइड्स के निर्माण में जो मोनोसेकेराइड्स आपका पार्टिसिपेट कर रहा होगा वही होगा, उसके अलावा कोई और दूसरा अणु नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही प्रकार का मोनोसेकेराइड अणु उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जिनका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड्स अणुओं के बहुलीकरण द्वारा होता है। बहुलीकरण द्वारा होता है, उन्हें होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। यहाँ वर्ड आया बहुलीकरण, बहुलीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी जो मोनोसेकेराइड्स के अणु हैं वो बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े अणु का निर्माण करेंगे और उसे ही क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड्स। और ये प्रक्रिया जो है इसके बनने की उसे ही कहते हैं क्या, बहुलीकरण। क्लियर? तो वे पॉलीसेकेराइड जिनका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड्स अणुओं के बहुलीकरण द्वारा होता है उन्हें होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। ओके, डी ग्लूकोज के बहुलीकरण से बने पॉलीसेकेराइड से बने होमोपॉलीसेकेराइड्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और पृथ्वी पर सबसे
अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अभी आपने लिखा था कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स, ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें डी ग्लूकोज होता है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कुछ होमोपॉलीसेकेराइड जैसे कुछ होमोपॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, स्टार्च को क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं, तो ब्रैकेट में मंड लिख सकते हैं, एवं ग्लाइकोजन स्टार्च एवं ग्लाइकोजन ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के संचय का कार्य करते हैं। ग्लूकोज के संचय का कार्य करते हैं तथा कुछ जैसे सेलुलोज एवं काइटिन, सेलुलोज एवं काइटिन, काइटिन भी एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ये संरचनात्मक होते हैं, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल होते हैं, जो शरीर के कुछ भागों का निर्माण करते हैं, तो ये आपका हो गया होमोपॉलीसेकेराइड्स। ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनके निर्माण में एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड्स के अणु या एकलक भाग लेते हैं उसे होमोपॉलीसेकेराइड्स या होमोग्लाइकन्स कहते हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ होमोपॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के संचय का कार्य करते हैं, जबकि कुछ होमोपॉलीसेकेराइड जैसे कि सेलुलोज और काइटिन ये संरचनात्मक होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा जो आता है आपका वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स वे पॉलीसेकेराइड्स जिनका निर्माण दो या दो से अधिक
प्रकार के मोनोसेकेराइड्स अणुओं के बहुलीकरण द्वारा होता है। बहुलीकरण द्वारा होता है, उन्हें हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स में देखा था कि उसके निर्माण में केवल एक ही प्रकार का आपका मोनोसेकेराइड्स अणु पार्टिसिपेट करता है, यानी भाग लेता है। एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड्स के अणु होते हैं और बहुत से अणु परस्पर जुड़ के बहुलीकृत हो जाते हैं, जिससे होमोपॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर एक से अधिक प्रकार, दो से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स के अणु परस्पर बहुलीकृत होकर अगर पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स आपका कहलाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। क्लियर? ये जीव शरीर के बाह्य कोशिकी, यानी कोशिका के बाहर की बात हो रही है, बाह्य कोशिकी अवलंबन। अवलंबन का मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है, अवलंबन यानी कि आपका सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं, प्रदान करने का कार्य करते हैं। कोशिका के बाहर जो अवलंबन प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं, वो कौन से पॉलीसेकेराइड्स होते हैं? वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड आपके होते हैं। एगार कोमा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एगार कोमा म्यूकोपॉलीसेकेराइड आदि महत्वपूर्ण हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं। आपका होमोपॉलीसेकेराइड में एग्जाम्पल क्या हो गया? आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया और काइटिन हो गया। अगर हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्या? एक तो एगार हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये आपका संयोजन के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स का वर्गीकरण था। ठीक है, संयोजन के आधार पर आपके पॉलीसेकेराइड्स दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा हो गया आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब आता है उपयोगिता के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर
पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण तो उपयोगिता के आधार पर पॉलीसेकेराइड को वर्गीकृत करेंगे। उपयोगिता के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स संचयात्मक या संरचनात्मक उपयोगिता के आधार पर पॉलीसेकेराइड संचयात्मक या संरचनात्मक होते हैं। तो देखेंगे जे संचयात्मक पॉलीसेकेराइड, पहला आप देख लेंगे संचयात्मक पॉलीसेकेराइड। संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं क्या, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि ऐसे पॉलीसेकेराइड जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं या संचयित होते हैं, उन्हें स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ये लिख देंगे, या वे पॉलीसेकेराइड्स जिनका शरीर में संचय होता है, संचय मतलब स्टोरेज भंडारण, संचय होता है, उन्हें संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। ये डी ग्लूकोज के बहुलीकरण द्वारा बनते हैं, अर्थात ये कैसे हैं आपके होमोपॉलीमर होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण किसका होगा, डी ग्लूकोज के बहुलीकरण द्वारा होता है। ठीक है, इनका संश्लेषण एवं विखंडन सरल होता है। मतलब इनका संश्लेषण भी सरल होगा, इनका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सरल होगी, और जब इनका विखंडन हो रहा होगा डाइजेशन के समय,
तो वो भी क्या होगा, सरल होता है। ठीक है, तो इनका संश्लेषण एवं विखंडन सरल होता है क्योंकि ग्लूकोज जीवों में ईंधन पदार्थ का कार्य करता है। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, बहुत बढ़िया। कि हमारी बॉडी में ईंधन पदार्थ कौन सा होता है, तो याद रखेंगे क्या, ग्लूकोज। ठीक है, हमारे शरीर में संचित ईंधन पदार्थ कौन सा होता है, तो बता सकते हैं क्या, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो संचयात्मक पॉलीसेकेराइड को आरक्षित ईंधन भी कहते हैं। आरक्षित ईंधन भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है क्या, आरक्षित ईंधन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स को। ठीक है, स्टार्च यानी कि मंड पादपों का तथा ग्लाइकोजन जंतुओं एवं कवकों का संचयात्मक या आरक्षित ईंधन होता है। संचयात्मक या आरक्षित ईंधन होता है। ठीक है, तो यहां से आपका संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स या कह सकते हैं संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स जो हो गया कि वे पॉलीसेकेराइड जिनका शरीर में संचय होता है, स्टोर होते हैं, वे आपके संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। इनका निर्माण डी ग्लूकोज के बहुलीकरण द्वारा होता है। इनका संश्लेषण एवं विखंडन दोनों ही क्या होता है, सरल होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है जीवों में ईंधन पदार्थ का कार्य करता है। संचयात्मक पॉलीसेकेराइड्स को आरक्षित ईंधन भी कहते हैं। और याद रखेंगे कि संचयात्मक यानी आरक्षित मतलब रिजर्व। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं, पादपों में आरक्षित ईंधन किस रूप में होता है, तो याद रखेंगे किस रूप में, स्टार्च के रूप में। जंतु यानी जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हम हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, कोई भी हो, तो जितने भी जंतु हैं और जितने कवक हैं, उनका जो संचयात्मक या आरक्षित ईंधन होता है वो किस रूप में होता है, आपका ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो तीनों के एग्जाम्पल आ गई है कि मंड यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये दो प्रमुख इसके एग्जाम्पल होंगे। एक और हो जाएगा डेक्स्ट्रॉन्स। इनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही आपका। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ जाता है
तो इसे लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो पड़ता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।